तो स्वागत है आप सभी का सीटेट की क्लास में। तो देखिए आज का प्रैक्टिस सेट हमारा पर्यावरण अध्ययन है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर से लिया गया है और प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। टॉप 30 क्वेश्चन होने वाला है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि आपको डेली इसी तरह के प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट ज़रूर करें। चलिए क्या कह रहा है कि लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 504 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है। इस रेलगाड़ी की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या हो जाएगी। तो देखिए क्या कह रहा है, दूरी आपकी कितनी दे रखी है। तो दूरी की बात करें तो आपका 504 किलोमीटर, कितना, तो 504 किलोमीटर दे रखा है। समय यानी आपका टी बराबर कितना दे रखा है, समय देखिए 7 आवर्स दे रखा है। और चाल बराबर क्या होता है, यानी स्पीड बराबर क्या होता है, तो देखिए डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, तो आपका समय होता है। यही निकाल लेंगे तो 504 अपॉन 7 क्या आ जाएगा, तो 7 सत्ते 49। तो आपका देखिए कितने बार कटेगा, तो आपको 72 बार में कट जाएगा। 72 बार में ये कट जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, इसको करेंगे 72 गुणे 5 बजे 18 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 18 चौक 72 और 5 चौक 20 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आपका 20 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है, इसको समझ गए होंगे। क्या कह रहा है, कोई बच्ची एक्स पर है और वह अपनी सहेली के साथ वाई पर स्थित है के साथ खेलना चाहती है। इसके लिए वह ओ बिंदु पर पहुंचती है, जो एक्स के ठीक दक्षिण में 40 मीटर की दूरी पर है। इसके पश्चात वह ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर दूरी तय करके ओ से वाई पर पहुंच जाती है। वाई से एक्स की दूरी और वाई के सापेक्ष एक्स की दूरी क्या होगी। देखिए बड़ा लंबा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए मैं बना देता हूँ। यहाँ देखिए आपका एक्स है, ये कौन है, यहाँ पे आपका वाई है, ये आपका वाई, ये आपका वो है। तो देखिए इधर कितना है, तो 40 मीटर, 40 मीटर। इधर कितना है, तो आपका 50 मीटर। इधर नीचे कितना है, तो 30 मीटर। यही कह रहा था। तो देखिए क्या करेंगे, ओ एक्स का स्क्वायर यानी पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। फिर आपका वाई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। फिर देखिए ओ एक्स स्क्वायर कितना है, तो ओ एक्स कितना है, तो आपका देखिए ओ एक्स आपका जो है वह 40 है। 40 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस ओ वाई कितना है, ओ वाई आपका 30 है, 30 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए 40 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1600 होता है। फिर देखिए 30 का स्क्वायर कितना होता है, तो 900 होता है, बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। फिर देखिए क्या हो जाएगा, एक्स वाई को इधर ले आएंगे और 1600 और 900 को कितना हो जाएगा, तो यह देखिए आपका ये आपका जो हो जाएगा इधर हो जाएगा, तो आपका करनी में आ जाएगा। 1600 और 900 कितना हो जाएगा, तो 2500 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। एक्स वाई बराबर जब ये करनी से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 50 से आपका निकल जाएगा। तो देखिए 50 मीटर आपका क्या हो जाएगा, तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। कितना, तो 50 मीटर आपका उत्तर पश्चिम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, 50 मीटर उत्तर पश्चिम आएगा। देखिए उत्तर पूर्व दे रखा है, ये आपका नहीं होगा, उत्तर पश्चिम आएगा। कि उत्तर पश्चिम आपका तो किस में दे रखा है आपका, देखिए किस में है, तो ए में दे रखा है, ये ए में दे रखा है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको मत मार दीजिएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर की ओर। क्या कह रहा है, इस्लात के बारे में निम्न दिए गए कथनों का सही कथन को चुनना है। यानी इस्लात के बारे में नीचे दिए गए कथनों को सही कथन को चुनना है। कह रहा है कि इस्लात लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 50 वृक्षों पर घूमने के तकलीफ़ उठाते हैं। फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा। कह रहा है बी नंबर, इस्लात लगभग 10 वर्षों तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 40 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सी कह रहा है इस्लात लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं।
ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपके इस्लात दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं और ये आकार का क्या है, ये मध्यम आकार का एक शाकाहारी स्तनधारी प्राणी होता है। यह धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है। लोक कल्पना में इसे एक बहुत आलसी जानवर समझा जाता है। इस्लात एक बार में 30 ग्राम पत्तियां खाता है और उसे पचाने में 1 महीने तक का समय लगाता है। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि जंगलों को ज़्यादा काटने से निम्न में से क्या स्थितियाँ संभावित हैं। तो कह रहा है ऑप्शन नंबर में कि देखिए आसपास की जगह ज़्यादा ठंडी होगी। बी कह रहा है वर्षा जल का रिसाव कम होगा। सी कह रहा है बहुत वर्षा जल मृदा के बहा ले जाएंगे। या डी कह रहा है भौम जल का स्तर बढ़ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यानी बी और सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी यानी बी और सी हमारा जो है वह आपकी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। कैसे कि देखिए आपके जंगल को ज़्यादा काटने से आपकी निम्न जो स्थितियाँ हैं वह उत्पन्न हो सकती हैं। कौन कौन सी, एक तो आपकी होगी वर्षा का रिसाव कम हो जाएगा और देखिए फिर आपका क्या होगा, सी होगा, सॉरी इसमें मैंने डी लगा रखा है, 1 मिनट, ये आपका बी और सी होगा। तो देखिए बहता हुआ वर्षा जल मृदा का बहा ले जाएगा। ये देखिए फिर पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके वातावरण को शुद्ध करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी और सी। 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में छपे गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर ज़मीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे की दूरी 15.4 सेंटीमीटर है। ज़मीन पर इन दोनों दरवाज़ों के बीच की कम से कम दूरी कितनी होगी। तो देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर बराबर तो आपका दे रहा है 110 मीटर। कितना, 110 मीटर दे रखा है। तो मानचित्र में इसकी दूरी क्या हो जाएगी, तो 15.4 दे रखा है, 15.4 दे रखा है। इसे क्या, तो 110 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1694 मीटर आ जाएगा। अब मानचित्र पर दूरी देखें तो 1694 अपॉन क्या कर देंगे, 1 मिनट थोड़ा सा और स्पष्ट लिखें, 1694 डिवाइड किससे कर देंगे, तो आपके 1000 से कितना आ जाएगा, तो आपका देखिए 1.694 आ जाएगा। देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। कह रहा है 6वां नंबर, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य कौन से हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका त्रिपुरा, असम और मणिपुर। और बात करें मणिपुर के निकटवर्ती प्रदेश 3 राज्य हैं, त्रिपुरा, असम और मणिपुर। मणिपुर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक है। इसकी सीमाएं पूर्व और दक्षिण में म्यांमार, पश्चिम बंगाल और उत्तर मणिपुर और असम त्रिपुरा को घेरी रखती हैं। मिजोरम का मतलब होता है पहाड़ी की भूमि। यहाँ का स्थानीय भाषा मिजो है। मिजोरम का मुख्य भोजन आपका चावल है। कह रहा है 7 नंबर, भारत के किस राज्य यानी संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा पंचायत एक विशिष्ट सभा पर लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती का कितनी ज़मीन मिलेगी। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम की। भारत के मिजोरम राज्य में पहाड़ियों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा पंचायत एक विशेष रूप में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती करने की ज़मीन मिलेगी। अगर बात करें राज्य की, तो लद्दाख राज्य की राजधानी क्या है, तो लद्दाख राज्य की राजधानी आपकी लेह है। क्या है, तो लेह है। और मिजोरम की क्या है, तो मिजोरम की आपकी आइजोल है। क्या है, तो आइजोल है इसकी राजधानी। फिर देखिए अरुणाचल प्रदेश की क्या है, तो ईटानगर है। झारखंड की क्या है, तो रांची है। 8वां पूछ रहा है माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है। तो माउंट एवरेस्ट आपका किसका है, तो नेपाल का। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान होता है। यह भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत में स्थित है। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम सागर माथा है। इसका संस्कृत नाम देवगिरी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो आपका 8848.86 मीटर है। ये आपका नेपाल में स्थित है। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर की ओर। क्या कह रहा है देखिए 9 नंबर कि नीचे दिए गए विकल्पों में से
उस विकल्प उस परिवर्तन को पहचाने जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। तो देखिए 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोम को घोल बनाना। देखिए उत्क्रमित परिवर्तन का उदाहरण मोम को घोलना है और मोम को घोलना है। उत्क्रमणीय परिवर्तन यानी जब किसी परिवर्तन को उल्टा किया जाता है उसे उत्क्रमित किया जाता है तो इसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ़ का पिघलना, कागज़ का मोड़ना, पानी से भाप बनना। इस तरह के परिवर्तन में कारक को हटा लेने से परावर्तन का उत्क्रमित किया जा सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। 10वां नंबर देखिए क्या कह रहा है, वृक्ष पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए गए कुछ विशिष्ट लक्षणों पर विचार करें। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली वास्तविकता में शाखा नहीं होगी। और सी हो कह रहा है, सी होगा जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देना है। और फिर देखिए ई हो जाएगा कि लटकती जड़ों को बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चले जाना। ये आपके 3 ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा 10 नंबर में। 11 कह रहा है कि किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। कह रहा है मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हम धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। यह छात्रा कहाँ से बात कर रही है, यानी कहाँ के लिए आपके कहाँ से आई है। तो देखिए ये आपके मनाली हिमाचल प्रदेश की बात कर रही है और यह आपका पहाड़ी इलाका होता है। यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। यह ठंडा अधिक होता है। यहाँ घर पत्थर और लकड़ी से बनते हैं। और देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए क्या ऑप्शन में तिनसुकिया दे रखा है। तिनसुकिया जो आपका है असम में है और चेन्नई तमिलनाडु में है, उदयपुर राजस्थान में है। आगे देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है कि आपकी मित्र कमज़ोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है। उनके उबरने के निम्न में से कौन सा विकल्प आपका सर्वोत्तम होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, दूध, सब्जियां, पालक और फल। मित्र जो कमज़ोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है उनके उबरने में मजबूत दांत के लिए दूध, सब्जियां, पालक, फल खाने की सलाह देनी चाहिए। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन बी इत्यादि होता है। पालक में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और आयरन आपका भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और अंडे के पीले हिस्से में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12 आपका पाया जाता है। यह शरीर में जिंक की कमी को दूर करता है। और दाल में ढेर सारे फाइबर, विटामिन बी, B1, मैग्नीशियम, जिंक और पोटेशियम पाया जाता है। 13 नंबर कह रहा है मधुमक्खी के क्या कह रहा है, मधुमक्खी के छत्तों के विषय में दिए गए कथन पर विचार करें। तो देखिए 13 का कौन सा हो जाएगा, 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी, सी और डी। बी, सी और डी यानी प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मधुमक्खियाँ होती हैं, यानी बी आपका करेक्ट हो जाएगा 13 में। और सी भी, यानी छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्रित करती हैं। और डी हो जाएगा कि यदि काम करने वाली मधुमक्खियाँ ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकता है। ऑप्शन नंबर डी 13 का करेक्ट हो जाएगा, यानी बी, सी और डी। 14 नंबर कह रहा है नीचे दिए गए उस विशेषता को चुनिए जो नीचे दिए गए जानवरों में पाया जाता है। ऑप्शन में कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी। तो देखिए 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल ऑप्शन नंबर सी। यह क्या है, ये आपके अंडे देते हैं। देखिए कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी, ये आपकी क्या है, इनकी विशेषता है कि ये सभी अंडे देते हैं। कछुआ शाकाहारी और सर्वाहारी दोनों होता है और ये आपका भोजन भी करता है उसी प्रकार से। कछुआ फल, सब्जियाँ अलावा मांस और मांसाहारी चीज़ भी खाते हैं जिसे वह कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं। बाज एक शिकारी पक्षी होता है जो गरुड़ से छोटा होता है। इस प्रजाति के दुनिया भर में कई प्रजातियां आपकी मौजूद हैं। यह पक्षी 32 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से उड़ सकता है। इसका जीवन काल 17 वर्ष का होता है। 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि केचुए के बारे में कौन सा कथन आपका सही है, उस पर विचार करना है। केचुए के बारे में तो देखिए
आपका 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ए, बी और सी। ये ज़मीन में छेद बनाते हैं जिसे ज़मीन पीली हो जाती है, तो बिल्कुल सही है। और फिर कह रहा है ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ होती है, ये भी आपका सही है। सी कह रहा है ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित करते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा ए और बी और सी करेक्ट हो जाएगा। यह मृदा के उर्वर शक्ति को मजबूत करते हैं। केचुआ एनलिडा संघ का जंतु होता है और ये आपका किसान का मित्र कहलाता है। 16 नंबर कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसकी कारण है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के लिए भागीदारी। और कौन सा है? तो आपका ए भी है, यानी गतिविधि आधारित शिक्षा। क्या है? तो गतिविधि आधारित शिक्षा देनी चाहिए और सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चों को प्रश्न करने, खोजने का मौका मिले, रटने की प्रवृत्ति हटे। 17 नंबर कह रहा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए, बी और सी। ए, बी और सी कि देखिए बच्चों को अपने स्वयं को सीखने पर प्रतिबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करना। और बी कह रहा है बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना। और सी कह रहा है बच्चों को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 18 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करना। और प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने के उद्देश्यों में विज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि विज्ञान के सिद्धांतों और अवधारणाओं को व्यवहारिक ज्ञान द्वारा याद किया जाता है, ना कि आपका रटकर। 19 नंबर कह रहा है प्राथमिक स्तर पर ईबीएस सीखने के लिए चुनौती क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना। और देखिए प्राथमिक स्तर पर ईबीएस सीखने की चुनौतियों को कम से कम इस प्रकार किया जा सकता है कि प्रासंगिक अधिगम का परिवेश प्रदान करना, पाठकों का मनोरंजन बनाना, भाषाई कौशल को बढ़ावा देना और कक्षा में विभिन्न प्रकार का काम को पूरा करवाना। और फिर देखिए 20 नंबर कह रहा है कि बच्चों के लिए ईबीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए? देखिए आपका 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए, बी और सी। वाद विवाद का प्रावधान हो, अनुभवात्मक सीखना हो और कहानियाँ हो। 21 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईबीएस के पाठचर्या में उप विषय क्या है? तो देखिए आपका उप विषय है ऑप्शन नंबर सी, पौधे। प्राथमिक स्तर पर ईबीएस के पाठ्यक्रम में उपस्थित पौधे होते हैं। पौधे का वह हिस्सा जो भूमि के अंदर छिपा होता है वह जड़ या मूल कहलाता है। जड़ मिट्टी के कणों के परस्पर बंधे होते हैं और पौधों के भूमि पर आपके स्थिर होते हैं। 22 कह रहा है ईबीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है। तो देखिए 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी ए, बी और सी। यानी ईबीएस का सार्थक सीख दी जा सकती है। कैसे? तो ईबीएस को सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके और वास्तविकता संवाद और वृत्तांत के द्वारा। और सी है उसे प्रयोग करके देखने के लिए। 23 नंबर कह रहा है ईबीएस के संबंध में प्रासंगिकता का मतलब क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी कि ईबीएस के संबंध में प्रासंगिकता का मतलब होता है कि ईबीएस सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियां और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर उन्हें सिखाना होता है। पर्यावरण अध्ययन परिवेश के सामाजिक और भौतिक घटकों के अंतःक्रियाओं का अध्ययन करना है। प्राथमिक स्तर पर बात करें तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियाँ तथा कविताओं के प्रभावी ढंग से उपयोग बच्चों की काल्पनिक शक्तियों को बढ़ाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिगम हेतु एक वातावरण तैयार होता है। 24 नंबर कह रहा है कि भोजन के विषय में
भोजन के विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं यदि वह मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती हैं। तो इन मुद्दों के आपके देखिए, अगर बच्चों के इर्द गिर्द भ्रमण के क्रम में सरसों के पौधे से परिचित करवाना हो तो जैसे बताना कि सरसों के बीज तेल निकाला जाता है, पत्तियों को साग बनाकर खाया जाता है। और आम के संदर्भ में बताना हो तो आम का अचार बनता है, पापड़ का वर्षों तक संरक्षित रख सकते हैं। 25 कह रहा है ईवीएस को सीखने के लिए कौन से सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है। ईवीएस के सीखने के लिए कौन सा सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है। तो देखिए 25 नंबर में है तो आपका क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, स्कूल पुस्तकालय, ट्विटर या फेसबुक। तो देखिए 25 को जाएगा आपका क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन। और क्षेत्र भ्रमण विधि से निम्नलिखित लाभ हो सकता है, कौन कौन से। तो यह विधि पर्यावरणीय अध्ययन को निराशिता को दूर कर उसे सरस और आकर्षक बनाती है। भ्रमण के दौरान बालकों की सामान्य बुद्धि का विकास होता है और पाठ्यक्रम में अनुभव की समृद्धि मिलती है। और इस विधि में बालक सामाजिक वातावरण और प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करता है। 26 कह रहा है जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है यदि आपका ए, बी और सी, यदि रोल प्ले आयोजित किए जाते हैं और बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है, और सी संरक्षित क्षेत्र भ्रमण आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 27 कह रहा है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविकता घटनाएं होती हैं, क्योंकि आपके ए, बी और सी, यानी ए, बी और सी करेक्ट हो जाएंगे। वह सीखने के समृद्ध स्रोत हैं, वह बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं। और सी है वह पहले के परिचित घटनाओं फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी और सी। 28 कह रहा है सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु क्या है। सीखने पर सुधार का आकलन बिंदु क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सीखने के लिए आकलन। देखिए अगर बात करें तो सीखने के लिए आकलन, योगात्मक आकलन को सीखने का आकलन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आकलन का प्रयोजन शिक्षक को छात्रों की उपलब्धि, कार्य प्रदर्शन पहचान करने और सक्षम करने में, जिसमें सीखने का कार्य होता है। 29 नंबर कह रहा है कि ईवीएस के सहपाठी आकलन हैं। तो ईवीएस के सहपाठी आकलन क्या है। तो देखिए सीखने के रूप में आकलन, एक ईवीएस शिक्षक ऐसा उदाहरण का प्रयोग करता है जिसमें विद्यार्थियों द्वारा संपन्न कार्यों का उद्देश्य पूर्ण और व्यवस्थित संकलन किया जा सकते, जो विद्यार्थी के उत्तम प्रयासों को दर्शाता है, पोर्टफोलियो कहलाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, देखिए क्या कह रहा है। एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय पर बच्चे के सभी प्रकार के कार्य गतिविधियों को एकत्र करता है। शिक्षक क्या उपयोग कर रहा है। तो क्या कर रहा है, तो पोर्टफोलियो। देखिए आपका एक ईवीएस शिक्षक को ऐसा उपकरण प्रयोग करता है जिसमें विद्यार्थी द्वारा समग्र कार्यों का उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित संकलन हो सके, विद्यार्थी के उत्तम प्रयासों का दर्शाता है, पोर्टफोलियो कहलाता है। रूब्रिक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग शिक्षक आपका लिखित कार्य, परियोजना, भाषणों और बहुत से विभिन्न प्रकार के आइसोनेट का आकलन करने के लिए करता है। तो देखिए ये आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे। अगर क्लास पसंद आई हो तो देखिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि चैनल अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी को आपके ऑन कर दें। और अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं तो एक लाइक ज़रूर करें और शेयर आपका ज़रूर करना है, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर देखिए आपके परिवार में कोई सीटेट का तैयारी कर रहा है तो उसको ज़रूर बताइए, चाहे आपका रिश्तेदार हो, भाई बहन हो या आपका मित्र हो। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो।